गुड मॉर्निंग। कैसे हो मित्रों? मस्त। मित्रों, हमारा जो पिछले 2 सेशन के अंदर से मैंने जो टॉपिक शुरू किया है वो टॉपिक है पाचन तंत्र। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पाचन तंत्र के बारे में। और आप लोगों ने पिछले सेशन के अंदर जो पहला पाचन का चला था उसमें हमने पढ़ा था पाचन तंत्र का परिचय। दूसरा जो सेशन चला था उसके अंदर हमने पढ़ा था दांत। आज हम तीसरा सेशन शुरू करते हैं और इस सेशन के अंदर अपन पाचन तंत्र के बचे हुए अंगों के बारे में बात करेंगे। देखो मित्रों, हमने सबसे पहले बात की थी मुख्य गुहा के बारे में। किसके बारे में बात की थी? मुख्य गुहा, या हम इसको बोलते हैं बकल कैविटी, या इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। तो मित्रों, हमने बात की मुख्य गुहा, बकल कैविटी या ओरल कैविटी। इसके अंदर हमने बात की थी कि सबसे पहले इसमें होगा वो होंगे आपके तित। क्या होंगे? दांत। फिर इसके अंदर दूसरी होगी वो जीभ, और इसके अंदर एक संबंध और होता है किसका? लार ग्रंथियों का। किसका होगा मित्रों? सलाइवा ग्लैंड। तो ये 3 चीज होगी जिसमें से 2 तो दांत और जीभ तो मुख्य गुहा के भाग है, लेकिन लार ग्रंथियां भाग तो नहीं है मुख्य गुहा का, लेकिन मुख्य गुहा के अंदर लार पार्टिसिपेट करती है भोजन को पचाने के साथ। ध्यान रखना मित्रों, अगर आपसे पूछ ले कि पाचन तंत्र में मुख्य गुहा के भाग में है तो तीनों नहीं, दांत और जीभ भी होगा। ये क्लियर रखना। आगे बढ़े और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बात करते हैं दांत। हमने अच्छे से कल पढ़ा था, आज अपन पढ़ते हैं जीभ। मित्रों, जीभ यानी कि टंग की बात करते हैं। जीभ, टंग। ध्यान रखना मित्रों, जीभ की बात करें तो जीभ कैसी होगी? जीभ होती है मांसल। मांसल का मतलब होता है मांस का टुकड़ा। जीभ मांस की बनी होती है। जीभ मांस की होगी और जीभ के अंदर क्या होती है? पेशियां पाई जाती है। पेशियां पाई जाती है। जीभ बनी होती है किसकी? मांस की और पेशियों की। तो ये मस्कुलर होगी और मसल्स मांस की बनी होगी और मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ध्यान रखना मित्रों, आगे बात करते हैं तो जीभ जो है इसके अंदर किसी भी प्रकार की हड्डी यानी कि बोन की बात करें तो नहीं पाई जाती है। तो मित्रों, बात अपन कर रहे हैं जीभ की, और जीभ को कहा जाता है, आपको अगर याद हो तो इसको बोलते हैं टेंगो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं भाई इसको? टेंगो रिसेप्टर। जीभ को कहा जाता है टेंगो रिसेप्टर, मतलब ऐसा अंग जो स्वाद का ज्ञान करवाता है। जीभ हमारे शरीर में वह अंग है जो स्वाद का ज्ञान करवाएगा, और स्वाद के ज्ञान के कारण ही इसको कहा जाता है टेंगो रिसेप्टर। तो ये किसका ज्ञान करवाएगा? स्वाद का। और स्वाद के ज्ञान के कारण इसको क्या कहेंगे? टेंगो रिसेप्टर। तो मित्रों, जीभ टेंगो रिसेप्टर है, मांस की बनी होती है इसलिए मांसल कहते हैं। पेशियां पाई जाती हैं और किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जीभ की बात चल रही है। मान लो इस तरह की अपनी जीभ है। देखो मित्रों, माना कि ये जीभ होगी, ठीक है, और इस जीभ का अंतिम भाग है वो एक बोन से जुड़ा हुआ है। अंतिम भाग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक हड्डी से। ये मान लो हड्डी होगी। और ध्यान रखना मित्रों, इस जीभ के ऊपर बहुत सारे आपको पॉइंट्स भी नजर आएंगे। ये पॉइंट होगी। अब इसमें विशेषता ये ध्यान रखना
कि जीभ के अंदर बीच वाला जो भाग है यहां पर ये पॉइंट्स नहीं होंगे। ये जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स को कहा जाता है पेपिला। क्या कहते हैं? पेपिला, या हम इसको बोलते हैं स्वाद कणिकाएं। क्या बोलेंगे? स्वाद कणिकाएं, पेपिलास। और ये एक बोन है जिसको नाम दिया जाता है हायोड। क्या नाम देंगे? हायोड बोन। और ये एक पतली सी हो जाएगी झिल्ली, और इस झिल्ली के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ध्यान रखना मित्रों, हमेशा जीभ के अंदर जो आगे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग कौन सा भाग है? तो हम कहेंगे अग्रभाग। ये जीभ का अग्रभाग है। अग्रभाग से हमेशा मीठा का ज्ञान होता है। ये साइड वाला भाग है कौन सा? पार्श्व, लेटरल, और यहां से हमेशा खट्टे का ज्ञान होता है। और ये भाग हम कह देंगे पस, लस्ट भाग है, और यहां से हमेशा कड़वे का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होगा? कड़वे का। तो मित्रों, ये आपकी जीभ हुई। इस जीभ के अंदर देखो, अग्र भाग से हमेशा मीठे का ज्ञान होगा, साइड भाग से हमेशा खट्टे का ज्ञान होगा, और लस्ट भाग से हमेशा कड़वे का ज्ञान होगा। तो मित्रों, जीभ को स्वाद के ज्ञान के आधार पर 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। पहला भाग है आगे वाला, जहां से हमें मीठे का ज्ञान होगा, फिर साइड वाला जहां से हमें खट्टे का ज्ञान होगा, और फिर लास्ट वाला जहां से हमें कड़वे का ज्ञान होगा। अच्छे से ध्यान रखना मित्रों, जीभ किस हड्डी से जुड़ी होगी? हायोड। हायोड क्या है? ये एक बोन है, इस बोन से जुड़ी होगी, इस झिल्ली से, और इस झिल्ली का नाम है फ्रेनुलम। तो हायोड बोन से जुड़ी होगी, फ्रेनुलम झिल्ली से जुड़ी होगी, और स्वाद का ज्ञान करवाएगी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया मित्रों? आगे बढ़ते हैं। बात होगी जीभ की। क्लियर कि भाई जीभ स्वाद का ज्ञान करवाती है, मांसपेशियों की बनी होती है, और इसमें छोटे छोटे कण पेपिला पाए जाते हैं जो स्वाद कणिकाओं के रूप में जाने जाते हैं। जीभ पतली झिल्ली द्वारा गले के अंदर एक हड्डी से जुड़ी होती है, और इस झिल्ली का नाम है हायोड। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे किसकी? लार ग्रंथियों, स्लाइवा ग्लैंड्स। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, स्लाइवा ग्लैंड्स। मित्रों, मनुष्य के अंदर लार ग्रंथियां कितनी होगी? तो आंसर होगा 3 जोड़ी। मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर लार ग्रंथियां कितनी होती है? तो अपना आंसर क्या होगा? 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है मित्रों? 3 जोड़ी। ध्यान रखना, मनुष्य में, मानव में कितनी होगी? 3 जोड़ी, और पशु में अगर पूछे तो ध्यान रखना 4 जोड़ी। कितनी होगी? 4 जोड़ी। पशुओं के अंदर जो चौथी है वो हमारे अंदर आंसू ग्रंथि के अंदर रूपांतरित हो जाती है। पशुओं के अंदर आंसू ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अच्छे से ध्यान रखना, पशुओं में आंसू ग्रंथि भी लार का काम करती है, और पशुओं के अंदर जो चौथी लार का काम करती है वो मानव के अंदर आंसू का काम करती है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर, बच्चे के अंदर कब आंसू ग्रंथियां एक्टिव होती है? टीयर ग्लैंड्स कार्य करना कब प्रारंभ करती है? तो ध्यान रखना मित्रों, टीयर ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंदर बच्चा जब छोटा होगा, और लगभग ऐसा माना जाता है कि 3 महीने के आसपास बच्चे के अंदर आंसू ग्रंथियां क्रियाशील होती है और आंसू आना प्रारंभ होता है। मित्रों ध्यान रखना,
आपसे अगर प्रश्न पूछे तो तभी तो आपने देखा होगा कि आंसू ग्रंथियां कब क्रियाशील होती है, तो अपना आंसर होगा 3 महीने के आसपास। जब शिशु 3 महीने का होगा तब आंसू ग्रंथियां काम करती है। देखा आपने, छोटा बच्चा रो रहा होता और मम्मी आती है पास में और कह रहा कब से नाटक कर रहा है, आंसू तो एक भी नहीं है। कहते हैं ना, अरे आएंगे कैसे, उसमें आंसू ग्रंथियां क्रियाशील ही नहीं है। समझ में आया? तो आगे बढ़े भाया, चलो आगे चलते हैं। तो 3 जोड़ी हमारे अंदर और पशु के अंदर 4 जोड़ी। अच्छे से ध्यान रखना, सीधा प्रश्न पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा ये ना तो आपको पता है ना मेरे को। हम तो एनसीईआरटी आरबीएसई से बेस जो भी लेवल है उसको कवर करेंगे। ध्यान रखना, अच्छे से अच्छा हमें तो पढ़ना है, रिवाइज करना है और याद रखना है, मेहनत कभी खराब नहीं होगी। लेकिन पढ़ोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो चलो पढ़ते हैं मित्रों। तो लार ग्रंथियां मानव में कितनी होगी? 3 जोड़ी। पशु में कितनी होगी? 4 जोड़ी। 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है? तो पहली जो है वो है पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन सी है मित्रों? पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरी जो है वो है सबलिंगुअल। और तीसरी जो है वो है सब मैग्जिलरी। ध्यान रखना मित्रों, मनुष्य के अंदर लार ग्रंथियां कितनी होगी? 3 जोड़ी, मतलब 6। पैरोटिड कहां होती है? ये होती है कान के पास में। कहां होगी मित्रों? कान के पास। और सबलिंगुअल कहां होगी? जीभ के नीचे। और ये होगी जबड़ों के संधि तल पर। कहां होगी? जबड़ों के, ये होगा जीभ के नीचे और ये होगी जबड़ों के, कहां होगी मित्रों? ये होगी आपके जबड़ों के संधि तल पर, जहां पर दोनों जबड़े ज्वाइंट मिलेंगे वहां होगी। तो मित्रों देखो, एक होगी पैरोटिड ग्रंथि की जोड़ी, एक होगी लिंगुअल और एक होगी सबलिंगुअल। जोड़े का मतलब हुआ 2, तो सभी 2 2 2, तो 3 into 2 यानी कि 6। टोटल कितनी हो जाएगी? 6। पैरोटिड यहां एक, यहां एक, यहां और यहां कान के पास में। सबलिंगुअल जीभ के नीचे यहां और यहां, और जहां जबड़े मिलेंगे यहां और यहां होगी सब मैग्जिलरी। तो मित्रों लार ग्रंथियां कितनी हुई? कितनी हुई? 6। आगे बढ़े। ध्यान रखना, एक रोग होता है जिसका नाम है मम्स रोग। कौन सा रोग? मम्स। ये कैसा है? ये वायरल है, विषाणु जनित है, विषाणु जनित। और इसमें क्या होगा? इसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाना, सूजन आती है, यहां पर आती है, यहीं पैरोटिड होगी, छाती चिपकाता है, याद करो वो पल, ये वाली जो यहां सूजन आएगी, फूल जाएगा, ये होगा मम्स रोग। कौन सा रोग? मम्स रोग। तो प्रश्न आइएगा, प्रश्न ये पूछा जाता कंपटीशन के अंदर कि मम्स रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। और कौन सी लार ग्रंथि? तो अपना उत्तर होगा पैरोटिड। और आ जाए, मम्स रोग कैसा है? तो मम्स रोग वायरल है। कैसा है मित्रों? वायरल। तो मम्स रोग वायरल है और ये
पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इस पैरोटिड लार ग्रंथि का आपको और बता दूं, पैरोटिड लार ग्रंथि सांप के अंदर जहरीली ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। तो सांप में जहरीली लार ग्रंथि जो होगी वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, पैरोटिड ग्रंथि। सांप के मुंह में जहर का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पैरोटिड लार ग्रंथि। अच्छे से ध्यान रखना मित्रों, कभी आपने सुना था कि सांप के अंदर जहर की थैली होती है मुंह में, उसको अगर बाहर निकाल दें, सांप काटे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे बिल्कुल वो सही सुना, वो जो जहरीली ग्रंथि है वो कौन है? वो जहर का जो थैला है सांप के मुंह में वो कौन है? वो है पैरोटिड ग्रंथि। और जब इसको बाहर निकाल देंगे तो जहरीली ग्रंथि जो जहर बनाती है वही बाहर निकल जाएगी, तो जहर होगा ही नहीं। और जब जहर होगा ही नहीं तो लफड़ा होगा ही नहीं। क्लियर? चले आगे। तो अब तक हमने बात की किसकी? लार ग्रंथियों की। थोड़ा सा मैं आपको वापस रिवाइज करा दूं। मित्रों, अब तक हमने जो बात की वो की थी किसकी? लार ग्रंथियों की। मैंने आपको सबसे पहले कहा, क्या कहा? कि मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथियां कितनी होगी? 3 जोड़ी। कितनी होगी? 3 जोड़ी। पशुओं में कितनी होगी? 4 जोड़ी। 3 जोड़ी कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल और मैक्सिलरी। फिर मैंने आपको कहा कि मम्स रोग होगा जो वायरल होगा और पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। फिर हमने पढ़ा कि भाई सांप के अंदर जहरीली ग्रंथि का काम करती है कौन? पैरोटिड लार ग्रंथि। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़े तो देखो मित्रों, सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे हैं? मुख्य गुहा की। मुख्य गुहा में कितनी चीज है? 3। कौन कौन? दांत, जीभ, लार। दांत की बात हो चुकी, जीभ की बात हो चुकी, लार की बात हो चुकी। अब बात करते हैं कुछ आगे बात पाचन के अंगों की। तो मित्रों, पाचन के अंगों की बात करते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले बात करता हूं मुख्य गुहा की। मान लो ये मुख्य गुहा हुई, ठीक है, और ये अपने भाग हो गया नॉज वाला, ठीक है जी। यहां से ये होगा इस तरह से, ये मुंह के अंदर ये हो जाएंगे दांत, ठीक है। और दांतों के ऊपर यहां हो जाएगा, आप देखो, कठोर तालु। क्या होंगे ये? यहां हो जाएंगे कठोर तालु, ठीक है। क्या हो जाएंगे? कठोर तालु। पीछे जाएंगे तो हो जाएंगे कोमल तालु। और ये हो जाएगी आपकी मुख्य गुहा, और ये हो जाएगी आपकी ग्रसनी। क्या होगी मित्रों? ग्रसनी, ठीक है मित्रों। और ध्यान रखना, ये वाला भाग हो जाएगा आपके नाक का, ये हो जाएगा मुंह का, और यहां एक संरचना होगी लटकती हुई, और इसको बोलेंगे एपिग्लोटिस। कौन सा ग्लोटिस? एपिग्लोटिस। भोजन मुंह में जाएगा, मुंह से जब अंदर जाएगा तो उसको श्वास नली में नहीं जाए तो जाने से रोकने के लिए जो ढक्कन होगा उस ढक्कन को कहेंगे एपिग्लोटिस, घंटी द्वार। मित्रों, ये ग्रसनी है, और ग्रसनी एक ऐसा भाग है जहां से भोजन और श्वसन दोनों होता है। देखो ये ग्रसनी, यहां से श्वास भी चल रहा है और यहां से भोजन भी चल रहा है,
तो प्रश्न पूछ ले, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पाचन और श्वसन दोनों का संयुक्त रास्ता माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रसनी। मुख्य गुहा के अंदर शुरुआत में देखो, यहाँ ये बाहर अंदर वाला तालु कठोर तालु है, और इस कठोर तालु के अंदर कुछ अतिवृद्धि या कुछ उभार भी है। ये भोजन को मुंह से वापस बाहर जाने से रोकते हैं, और जो जो आगे जाएंगे कठोर तालु कोमल तालु के अंदर रूपांतरित हो जाएगा। तो ये होगी बक्कल कैविटी, जिसके अंदर दांत, जीभ, लार, ग्रसनी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, जब हम आगे बढ़ेंगे ग्रसनी के बाद होगी ग्रसिका, और ग्रसिका के बाद इसके अंदर आपको पता ही है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। अब आगे बात करते हैं। देखो, ग्रसनी के बाद आगे जो ये आपको दिख रही है, जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला भाग, अच्छा ये दिख रहा होगा आपको, ये होगी आपकी ग्रसिका। क्या होगी? ग्रसिका, या इसको बोलते हैं इसोफेगस। ये हो जाएगी ग्रसिका, इसोफेगस। ग्रसिका से भोजन फिर आएगा आमाशय। कहां आएगा मित्रों? ग्रसिका से भोजन कहां आएगा? आमाशय में। तो देखो, ये है स्टोमक, या इसको हम कहते हैं आमाशय। ठीक है, ये पैनक्रियाज, यानी कि ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। फिर आगे से आगे बात चलती रहेगी। ये गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर को अपन बोलते हैं पित्ताशय। लीवर को अपन कहेंगे यकृत। और फिर ये बाहर दिख रही है, ये है आपकी बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। और ये अंदर दिख रही है, ये आपकी है छोटी आंत। क्या है मित्रों? छोटी आंत। और ये आपको दिख रही है येलो येलो, ये येलो येलो है आपकी अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। मित्रों, सबसे पहले भोजन आया कहाँ? मुख्य गुहा में। सबसे पहले भोजन कहाँ आया? मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा से फिर आगे गया किसमें? ग्रसिका में। ग्रसिका से भोजन सीधा आएगा आमाशय में। आमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत से जाएगा भोजन बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से फिर बाहर। ध्यान रखना मित्रों, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ये वाला भाग, यहां से छोटी आंत शुरू हुई, और ये आपको भाग दिख रहा है, ये है डिडोनम। ये छोटी आंत का भाग है, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलोगे? ग्रहणी। फिर यहां से आगे जाएगा और जाएगा जुजुनम, और फिर हो जाएगा ड्यूडोनम। ये है छोटी आंत के भाग। फिर आपको ये दिख रहे हैं, ये हो जाएंगे बड़ी आंत के भाग, सीकम और कोलन और रेक्टम। ये 3 भाग होंगे किसके? छोटी और बड़ी आंत के 3 भाग। तो मित्रों, इसका आराम से अच्छे से ले लो एक स्क्रीनशॉट। ये है आपका पाचन तंत्र। तो सबसे पहले देखो, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत। हाँ बिल्कुल, जैसे ही मैंने बोला शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो आपके दिमाग में आया क्या कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मित्रों, आप बिल्कुल सही हो, सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन ये अपवाद है। त्वचा एक ऑर्गन नहीं है, त्वचा एक ऊतक है। लेकिन अपवाद स्वरूप शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है त्वचा को। लेकिन ऑप्शन में त्वचा नहीं हो तो अपना आंसर हो जाएगा यकृत। तो अपना उत्तर होगा यकृत शरीर में सबसे बड़ा अंग है। तो देखो मित्रों, सबसे पहले भोजन आएगा ग्रसनी में, फिर आमाशय में। सबसे ज्यादा रुकेगा आमाशय के अंदर, सबसे ज्यादा समय तक रुकता है। आमाशय के बाद भोजन जाएगा कहां? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन जाएगा कहां? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद भोजन कहां जाएगा? एनएस में, गुदा में, और गुदा द्वारा अपशिष्ट आ जाएगा बाहर। तो ये हुआ पाचन तंत्र का इंट्रोडक्शन। देखो मित्रों,
हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। अब मैं आपको, ये तो हमने पढ़ा वो पाचन में कौन कौन से अंग है और कहां कहां भोजन जाता है। तो देखो, भोजन गया सबसे पहले आमाशय में। ध्यान रखना, ये आपको जो येलो येलो नजर आ रहा है, ये वाला भाग, ये जो आपको येलो येलो नजर आ रहा है, ये है आपका अग्नाशय। येलो येलो भाग नजर आ रहा है, ये है अग्नाशय। भोजन सबसे पहले यहां आया, यहां से भोजन यूं चला गया, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर नहीं गया, तो इसके जो भी एंजाइम है वो छोटी आंत में जाकर मिलते हैं। मित्रों, आपको जो ये यहां पर ग्रीन ग्रीन भाग दिख रहा है, यहां पर जो ग्रीन दिख रहा है, ये है आपका अग्नाशय। तो ये सबसे बड़ा दिख रहा हो यकृत। यकृत के नीचे जो गुलाबी, हल्का गुलाबी, रेड रेड डार्क रेड है, वो तो यकृत है। और डार्क रेड के नीचे लाइट रेड, हल्का लाल दिख रहा है, ये हल्का गुलाबी लाल दिख रहा है, ये आपका आमाशय है। आमाशय के नीचे अग्नाशय येलो है, इधर पित्ताशय है, और ये सब नीचे आकर छोटी आंत में खुलते हैं। छोटी आंत ये आपको घसर बसर नजर आ रही है, ये घसर बसर छोटी आंत है। ये बड़ी बड़ी नजर आ रही है, ये आपकी बड़ी आंत है, और ये आपका गुदा द्वारा भोजन बाहर है। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये था पाचन के अंगों का इंट्रोडक्शन। आज हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाचन की क्रिया विधि की। किसकी बात करते हैं? पाचन की क्रिया विधि। पाचन की क्रिया विधि, सबसे पहले जब भी हम फूड मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पाचन की क्रिया विधि पढ़ेंगे, तो मित्रों आपके दिमाग में आएगा कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो मित्रों, भोजन का पाचन प्रारंभ होगा मुख गुहा में। कहां होगा? मुख गुहा में। तो भोजन सबसे पहले कहां जाएगा? मुख गुहा। भोजन सबसे पहले कहां जाएगा? मुख गुहा में। जैसे भोजन मुख गुहा में गया, जाते ही भोजन के अंदर मिलेगी लार। क्या मिलेगी? लार। और लार के अंदर क्या क्या होता है? लार के अंदर होगा टाइलिन प्लस एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज प्लस लाइसोजाइम। टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम, ये तीन क्या है? ये तीन एंजाइम है। ध्यान रखना मित्रों, प्रश्न सीधा सीधा आता है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में कितने एंजाइम होंगे? तीन। कौन कौन से? टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम। लार में कितने एंजाइम होंगे? तीन। कौन कौन से होंगे? टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम। टाइलिन और एमाइलेज क्या करेंगे? स्टार्च को बचाएंगे और किस में बदलेंगे? माल्टोज में। स्टार्च को बचाकर किसको बदलेंगे? माल्टोज में। और लाइसोजाइम क्या करेगा? जीवाणु से सुरक्षा करेगा। क्या करेगा मित्रों? जीवाणु से सुरक्षा। लाइसोजाइम क्या करेगा? जीवाणुओं से सुरक्षा करेगा। तो मित्रों, भोजन की क्रिया विधि की बात कर रहे हैं। भोजन का पाचन शुरू हुआ कहां से? हुआ मुख गुहा से। भोजन का पाचन शुरू कहां से होगा? मुख गुहा से होगा। सबसे पहले भोजन जाएगा मुंह में। जैसे भोजन मुंह में गया, सबसे पहले कौन आएगी? लार। जैसे ही भोजन मुंह में गया, मुंह में जाते ही क्या आएगी? लार। लार के अंदर क्या होंगे? एंजाइम। प्रश्न आ जाए कौन कौन सा? तो टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम, और एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है? माल्टेज। और ये माल्टोज को तोड़कर किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। तो मित्रों,
लार के अंदर 4 एंजाइम मैंने बताए हैं। कितने एंजाइम बताए आपको? 4। कौन कौन सा? तो मित्रों लार के अंदर हुआ एक एंजाइम तो हुआ टाइलिन। कौन सा हुआ? टाइलिन। एक एंजाइम तो हुआ टाइलिन, दूसरा हुआ एमाइलेज, तीसरा हुआ लाइसोजाइम और चौथा हुआ मार्टेज। तो मैंने जो रेड से किए हैं वो लार के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम हैं। तो मित्रों भोजन मुंह में जाएगा और मुख्य गुहा में ही पाचन क्या हो जाएगा? प्रारंभ। भोजन पाचन प्रारंभ। तो प्रश्न आ जाए भोजन का पाचन का प्रारंभ कहां से हो जाएगा? तो हो जाएगा कहां से? मुख्य गुहा से। कुछ मात्रा में यहाँ क्या होगा? अवशोषण भी होगा। कुछ दवाइयां, कुछ विभिन्न प्रकार के प्रोटीन विटामिन का हल्का सा अवशोषण भी होता है। किसके अंदर? मुख्य गुहा के। याद करो मित्रों, मैंने आपको कहा था कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करेंगे तो भोजन के अंदर कितने अवयव होंगे? कितने होंगे? 6 अवयव होंगे। इन 6 अवयव में से पाचन कितने का होगा? बहुत अच्छा, 3 का होगा। कौन कौन से 3? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। फिर पाचन किसका नहीं होगा? 3 का। किस किस का? जल, विटामिन, खनिज लवण। इन तीनों का पाचन नहीं होगा। आपके होगी? क्यों नहीं होगा? तो मित्रों पाचन जल का इसलिए नहीं होता कि जल खुद ही पचित सरल अवस्था में होता है और उसको और सरल में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन भी सरल अवस्था में होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बड़े जटिल अणु होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड से ज्यादा डाइसैकेराइड मिलता है, पॉलीसैकेराइड मिलता है। तो पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, इसको बदला माल्टोज डाइसैकेराइड में और इसको बदला ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में। तो एक बड़ी इकाई को छोटी इकाई में परिवर्तित किया ताकि इसका अवशोषण हो सके छोटी आंत के अंदर, और ये बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तोड़ना ही तो कहलाता है पाचन। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तोड़ेंगे और तोड़ने तो क्या कहलाएगा? पाचन। तो मित्रों जल, विटामिन और खनिज लवण छोटी इकाई होती है, छोटे अणु होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये पचते नहीं है, ये ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि पचाने में सहायक है। तो पचते कौन है? 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तीनों का हमेशा पाचन होगा। तो इसका एक्सपीरियंस शॉट ले लो मित्रों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया? तो मित्रों लार के अंदर सबसे पहले 3 एंजाइम होगा, एक म्यूकस भी होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ मुंह से होगा, अवशोषण भी कुछ मात्रा में दवा वगैरह का मुंह के अंदर हो जाएगा। 4 एंजाइम होंगे, टाइलिन, अमाइलेज, लाइसोजाइम। टाइलिन और अमाइलेज स्टार्च को पचाकर माल्टोज में बदलेंगे और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। लाइसोजाइम जीवाणु से सुरक्षा करेगा। ध्यान रखना मित्रों, कई बार भोजन के साथ साथ मुंह के अंदर कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं और इनको नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। जीवाणु को नाश करता है, जीवाणु को मार देता है, इसलिए बोला जीवाणु नाशक। ये हमारी जीवाणुओं से सुरक्षा करता है। मित्रों इसके अलावा लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो आंख के आंसुओं में भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है। तो शरीर में चाहे कान ले लो, चाहे नाक ले लो, चाहे मुंह ले लो, चाहे पसीने की ग्रंथियों के साथ ले लो, जहां भी छिद्र होगा वहां पर बैक्टीरिया से, जीवाणु से सुरक्षा करने के लिए एंजाइम पाया जाएगा और वो एंजाइम होगा लाइसोजाइम। तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि आंख के आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उत्तर होगा लाइसोजाइम। क्यों होता है? क्योंकि ये भी बैक्टीरिया का काम करता है, एंटीबायोटिक। ध्यान रखना मित्रों, लाइसोजाइम एंजाइम एक तरह का एंटीबायोटिक ही होता है। लाइसोजाइम एंजाइम एक तरह का एंटीबायोटिक ही होता है जो जीवाणु को नष्ट करता है और मारता है।
आपने देखा होगा कई बार हम जब सुबह उठते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि उठती सबसे पहले पानी पियो। वो सही तो कह रहे हैं, क्योंकि रात भर का जो लाइसोजाइम मड़ा उसको हम पिएंगे तो अंदर जाएगा तो एंटीबायोटिक का काम करेगा और शरीर में जीवाणुओं की सुरक्षा करेगा। मैं आपको कह रहा था कि मित्रों बात चल रही है लार की। लार के अंदर होता है म्यूकस। क्या होता है मित्रों? म्यूकस या क्या होता है? श्लेष्मा। म्यूकस, म्यूकस को अपन बोलते हैं श्लेष्मा। लार के अंदर म्यूकस होता है और म्यूकस का कार्य है भोजन को तरलता प्रदान करना। म्यूकस भोजन को क्या करेगा? तरलता प्रदान करता है। तरलता का मतलब भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाता है और भोजन किस तरह से पच गया, चिपचिपा हो गया, लसलसा हो गया और ग्रसनी में प्रवेश करेगा तो अब इसको अपन नाम देंगे बोलस। और बोलस भोजन जाएगा मुंह से कहां पर? ग्रसनी से आगे ग्रसिका। मित्रों प्रश्न आपसे पूछ रहे कि मुंह के अंदर भोजन को लसलसा चिपचिपा कौन करता है? तो आंसर होगा म्यूकस। ये भोजन को तरलता प्रदान कर देगा और उसके बाद भोजन पच गया और आगे ग्रसनी ग्रसिका में प्रवेश करेगा तो किस रूप में करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलस। किस रूप में करेगा? तो ध्यान रखना, भोजन मुंह से ग्रसनी में प्रवेश, ग्रसिका में प्रवेश किस रूप में करता है, क्या कहलाता है? तो उत्तर क्या होगा? बोलस। क्या होगा? बोलस। भोजन लसलसा चिपचिपा जब आगे प्रवेश करेगा तो इसको नाम दिया जाएगा बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। मित्रों आगे भोजन जाएगा किसमें? ग्रसनी में। ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स। फेरिंक्स में जाएगा मित्रों, ग्रसनी में जाएगा। ध्यान रखना मित्रों, भोजन जब फेरिंक्स में जाएगा, ग्रसनी में जाएगा तो ये एक ऐसा भाग है जो मैंने आपको बताया था, भोजन व श्वसन का संयुक्त रास्ता का संयुक्त पर। तो भोजन का और श्वसन का, भोजन का और श्वसन का संयुक्त पथ कौन है? तो उत्तर क्या होगा? ग्रसनी। क्या होगा? ग्रसनी। भोजन व श्वसन का संयुक्त रास्ता। फिर भोजन जाएगा ग्रसिका। ग्रसिका मतलब एसोफेगस। ध्यान रखना, भोजन सबसे कम ठहरता और पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। कहां पर? ग्रसनी में। ग्रसनी और ग्रसिका की बात कर रहे हैं। ग्रसनी में भोजन भी कम रुकेगा, लेकिन ये ऐसा भाग है जहां भोजन और श्वसन दोनों होगा। क्लियर? ओके। ग्रसिका इसोफेगस, इसका काम भोजन को मुंह से आमाशय तक ले जाना होता है। ग्रसिका एकमात्र ऐसा अंग है शरीर का जो डायफ्राम को क्रॉस करता है और आमाशय तक जाता है। फेफड़ों को क्रॉस करके आमाशय तक जाने वाला अंग कौन सा है? ग्रसिका। मित्रों यहां भोजन सबसे कम रुकेगा, उसका काम क्यों लिखना है? भोजन को मुंह से आमाशय में लेना, बस ले जाना, इतना सा ही काम है। किसका? ग्रसिका। तो मित्रों देखो एक बार हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि भोजन की क्रिया विधि से पहले हमने पढ़ा था मुख्य गुहा के बारे में। याद आया? हमने सबसे पहले शुरू किया था यहां से। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की मुख्य गुहा, बकल कैविटी, ओरल कैविटी बात की।
मुख्य गुहा के अंदर हमने कहा था कि दांत, जीभ, ये दो तो मुख्य गुहा के क्या होंगे, भाग, और ये मुख्य गुहा के अंदर पाया जाएगा। फिर दांत पढ़ लिया। फिर हमने आगे बात की थी जीभ की थी मित्रों। क्या पढ़ा था जीभ के अंदर कि जीभ को शरीर का टैंगो रिसेप्टर कहते हैं। कौन सा ऑर्गन? टैंगो रिसेप्टर कहते हैं। फिर हमने कहा कि यह कैसी होगी, यह मांसल होगी, मांसपेशियों की बनी हुई होगी और इसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। फिर हमने बात की थी कि भाई जीभ जो होती है वो एक छोटी सी झिल्ली जिसका नाम था फ्रेनुलम, इस द्वारा हायोड नामक अस्थि से जुड़ी होती है और जीभ के ऊपर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इनको हम कहते हैं पेपिला, और पेपिला स्वाद कणिकाएं भी कहलाती है, स्वाद का ज्ञान करवाती है। फिर हमने कहा कि स्वाद के ज्ञान के आधार पर जीभ को 3 भागों के अंदर बांटा है। अग्र भाग हमेशा मीठे का ज्ञान, नमकीन का ज्ञान, साइड का भाग खट्टे का ज्ञान और लास्ट भाग कड़वे का ज्ञान करवाता है। उसके बाद हमने बात की कि भाई जीभ के बाद शरीर में मुंह के अंदर लार आती है। तो लार कितनी ग्रंथियां हैं शरीर में? तो मैंने कहा मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी, पशु के अंदर 4 जोड़ी। मनुष्य में 3 कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। पैरोटिड लार ग्रंथि कान के पास, फिर सबलिंगुअल जीभ के नीचे और सबमैक्सिलरी दोनों जबड़ों के संधि तल पर। फिर हमने कहा कि भाई लार ग्रंथियों के अंदर एक पैरोटिड ग्रंथि है, उसमें वायरल इन्फेक्शन से सूजन आ जाती है और ये सूजन आ जाने रोग कहलाएगा मम्स। कौन सा रोग? मम्स। फिर हमने पढ़ा कि भाई सांप के अंदर जहरीली ग्रंथि का कार्य करती है। कौन? तो पैरोटिड लार ग्रंथि। सांपों में जहरीली ग्रंथि का काम कौन करती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। फिर मुख गुहा की बात की कि ये मुख्य गुहा है, आगे वाले कठोर तालु है, पीछे वाले कोमल तालु है, ये ग्रसनी है जो श्वसन और पाचन दोनों का कॉमन रास्ता है, श्वास नली के ऊपर ढक्कन है वो एपिग्लोटिस है, और ये मुख्य गुहा हो गई। फिर हमने बात की थी आगे किसकी? फिर हमने की थी अंगों की, पाचन की, कि भाई ग्रसनी, ग्रसिका, मुख्य गुहा के बाद आगे वाला भाग ग्रसनी होगी, उसके फिर ग्रसिका, ग्रसिका से भोजन आया आमाशय में, आमाशय से फिर भोजन आगे चला गया छोटी आंत में, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय, इन तीनों के रस आए छोटी आंत में, छोटी से बड़ी और बड़ी से बाहर। ये अंगों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा भोजन की क्रिया विधि शुरू की, और क्रिया विधि के अंदर हमने सबसे पहले कहा कि भोजन का, पाचन का प्रारंभ ही कहां से हो जाता है? मुंह से। कहां से हो जाता है? मुंह से। फिर हमने कहा अवशोषण भी होता है कुछ चीजों का, और फिर कहा कि मुख्य गुहा के अंदर भोजन जाएगा, लार मिलेगी, लार में 4 एंजाइम बताए, टाइलिन, अमाइलेज, स्टार्च को बताकर ग्लूकोज माल्टोज तक बदलते हैं, और लाइसोजाइम जो है वो जीवाणु से सुरक्षा करता है। फिर हमने कहा कि भोजन के अंदर इसके अलावा एक लार भी होती है, लार के साथ अंदर म्यूकस होता है, श्लेष्मा, जो भोजन को तरलता प्रदान करता है, लसलसा, चिपचिपा बनाता है। और अब भोजन जब मुख्य गुहा से आगे प्रवेश करेगा, ग्रसनी में जाएगा, ग्रसिका में जाएगा, तो उसको नाम देंगे बोलस। और ग्रसनी, ग्रसिका में भोजन सबसे कम समय तक रुकता है और यहाँ पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। तो मित्रों, आज हमने मुख्य गुहा के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। किसके बारे में बात की? बकल कैविटी, मुख्य गुहा और पाचन के अंगों के बारे में। कल हम भोजन, पाचन की क्रिया विधि, मुख्य गुहा से भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो कल के लेक्चर के अंदर आमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत की बात करेंगे। तो मित्रों, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से अच्छा पढ़िए और हमारा सहयोग दीजिए। हम भी अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप पढ़ो, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजेगी। तो मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में आपने बहुत अच्छा प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।